अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं जी, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सीक्वेंस, अच्छा जी, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस आप किसको कहते हैं? सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। राइट, अब देखिए यहाँ से यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करेंगे आप एफ, और ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेट से ये मैप करता है 1 जो है A1 पे मैप कर जाता है, राइट। 2 जो है वो A2 पे मैप करता है, 3 जो है वो A3 पे मैप करता है, 4 जो है वो A4 पे एंड सो ऑन। यानी कि आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है Fn इज इक्वल टू An। Sequence is a function whose domain is the set of natural number। ठीक है, अब ये डेफिनेशन जो है लिख लीजिए। Sequence is a function whose domain is the set of natural number। ये देखिए, ये है, ये सीक्वेंस है। दिस 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 चल रहा है जी। A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। और ये जो an है इसको कहते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या कहते हैं? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो n के ऊपर वैल्यू nth टर्म, 2 के ऊपर वैल्यू सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A3 थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A7 सेवंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। राइट, नाउ रिमेंबर, what do you mean by a sequence? A sequence is a function whose domain is the set of natural numbers। ये तो होगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि हमें क्या इंटरेस्ट है? आपका सीक्वेंस में क्या इंटरेस्ट है? क्या पढ़ना चाहते हैं आप? सीक्वेंस तो नंबर्स हैं, और नंबर्स में हम क्या पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, इसके ऊपर गौर कीजिए। देखिए, सीक्वेंस ऑफ ये नेचुरल नंबर है, इज अ फंक्शन। हमने कहा फंक्शन, और मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या है, जिसमें डोमेन के टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, डोमेन के तमाम एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। लिहाजा डोमेन के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड आंसर आएगा। डोमेन के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड आंसर आएगा। तो चूंकि ये इन्फिनिट है, नेचुरल नंबर्स अनबाउंडेड अबव है, हमने प्रूव किया था, इसलिए उधर भी वैल्यूज इन्फिनिट आएंगे। ठीक है, वो और बात है कि आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो सारी ए की वैल्यू दे दे, वो उसको आप कह सकते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चूंकि नेचुरल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स टर्म भी आएंगी। लिहाजा अगर मैं इसको देखूं, इसके ऊपर तो अगर मैं लाइन लगा लूं इस तरह से, और ये मेरा नेचुरल 1 है, तो फर्ज करें 1 के ऊपर मेरी वैल्यू ये है A1। आपको पता है कि F1 के ऊपर A1, यानी कि f ऑफ 1 अगर 9 आता है, तो इसका मतलब 1 के ऊपर जो फंक्शन है वो 9 डिस्टेंस पे है, 9 यूनिट। यानी कि 1 के ऊपर जो वैल्यू है ना, ये है फंक्शन की, ये फंक्शन है। और अगर सीक्वेंस में चूंकि नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 के बाद f ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो A2 आएगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये A1 है, ये डिस्टेंस A1 है। राइट, कि 1 के ऊपर आप यहाँ थे, 1 के ऊपर आप A1 ऊपर थे, 2 के ऊपर फर्ज करें आप यहाँ आ गए हैं, ये 2 है, तो आप ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को A2 कहेंगे, इस डिस्टेंस को A2 कहेंगे। क्योंकि देखें ना, अगर f ऑफ 2 जो है वो आपका 6 आ जाता है, तो डिस्टेंस 6 पहले कम हो गया। फिर आपका 3 के ऊपर जो डिस्टेंस है, लेट से ज़्यादा ऊपर चला गया, 11 हो गया, दिस इज योर A3 हो गया। अगर मैं कहूँ f ऑफ 3 क्या देगा, दिस इज A3। इसलिए ये जो डिस्टेंस है इसको आप A3 बोलेंगे, A3 बोलेंगे, एंड सो ऑन। फिर आपका बहुत ही कम हो गया, फिर बहुत ज़्यादा हो गया, फिर दूसरी भी इसके बराबर ही आ गई, तीसरी भी बराबर ही आ गई, चौथा फिर कम हो गया, ऐसे।
अगर मैं वैसे इसको ड्रा करूँ ना, यूं ड्रा करूँ, यूं 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 यूं, दिस इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का ग्राफ है। आप बताइए मुझे इसमें इंटरेस्ट क्या है। यस आई वांट टू सी कि जैसे जैसे टर्म बढ़ रही है, क्या सीक्वेंस जो है इसके अंदर कोई रबत आ रहा है, क्या ये सीक्वेंस सही हो रहा है, क्या सीक्वेंस जो है सिराते मुस्तकीम पे आ रहा है, सीधी लाइन पे आ रहा है, या कि सारी उम्र ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे भटकते रहे। ठीक है, अगर तो सीक्वेंस जो है आप ये देखें कि कोई नेचुरल नंबर ऐसा आ जाए, ठीक है, अगर कोई नेचुरल नंबर ऐसा आ जाता है लाइक दिस, कि ये मेरे पास एक नेचुरल नंबर है 1000, इससे पहले A99 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, सो ऑन, द लास्ट वन इज A99, यहाँ पे आ गई। ये टर्म कौन सी है? ये इतना सा डिस्टेंस, दिस टर्म इज ये 999, 999 पे इस टर्म को कहेंगे A999। अब ये देखें, पहले यूं फिर यूं यूं यूं, करते करते फिर यहाँ आए, फिर आप यहीं चलना शुरू हो गए। इसका मतलब ये n को हम क्या कह लेंगे? n को हम कहेंगे, ये जो n1000 है इसको हम बैरियर मान लेंगे। क्या मानेंगे? बैरियर। यानी कि ये जो सीक्वेंस था किसी शख्स का सीक्वेंस था उसकी लाइफ का, तो चला जी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, कोई आइडिया नहीं, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन आफ्टर 1000, अब बंदों के लिए 1000 तो नहीं है, पुराने ज़माने में था, बंदों के लिए चले 40 साल लगा लें, 50 साल लगा लें, 60 साल लगा लें। उसके बाद वो सीक्वेंस जो है सिरात मुस्तकीम पे आ गया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो सीक्वेंस सिरात मुस्तकीम पे आ गया है, तो इसका मतलब ये कन्वर्ज कर गया। इसका मतलब क्या है? यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ, तो जो भी वैल्यू इसकी है, ज़रूरी नहीं कि ये तो मैंने 0 पे लिया है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूँ, लेकिन मैं अगर एक्स एक्सिस इसको मानूँ, हो सकता है मेरा सीक्वेंस यहाँ भी था, यहाँ भी था, कभी इस लाइन से ऊपर नीचे। ये फर्ज करें वो लाइन है बेस लाइन जिसकी ज़रूरत थी, जिसके अलॉन्ग रहना था, जिसके साथ चिपके रहना था। ठीक है, ये जो लाइन थी जिसको आप L कहते हैं, ये आपकी लिमिटिंग लाइन थी, ये आपकी लिमिट थी कि इसके लिमिट के साथ जुड़ के रहना है। लेकिन आप तो ऊपर नीचे चलें, इसको हम कहते हैं ये मस्जिद है, तो मस्जिद में कभी आए, कभी आ भी गए 27वीं वाले दिन आ गए, कभी 27वीं रात को रमज़ान में, कभी ईद वाले दिन आ गए, ठीक है, कभी नमाज तरावी पढ़ ली, राइट, कभी आ गए, कभी ऊपर नीचे, ये लाइन है। लेकिन अगर तो ऐसा कोई नंबर मिल जाता है कि आफ्टर दैट योर सीक्वेंस इज ऑन द लाइन, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या है? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। लिहाजा मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने एक सीक्वेंस को स्टडी करना है और देखना है क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर बैरियर बनता है कि उसके बाद ये जो सीक्वेंस है ये किसी एक ख़ास पॉइंट को कन्वर्ज करना शुरू कर देता है, या कि हर नेचुरल नंबर के बाद भी इसका बिहेवियर कभी ऊपर, जैसे -1/n। देखिए -1/n ये कैसे सीक्वेंस है? -1/n ये कैसे सीक्वेंस है? भाई जितना मर्जी आप बड़ा ले लें, या वो इवन होगा या ऑड होगा। अगर इवन है तो ऊपर 1 और अगले नंबर पे नीचे, यानी कि अगर मैं इसको लाइन मानूं तो बहुत बड़ा नेचुरल नंबर अगर इवन था तो यहाँ वैल्यू आई इसकी, और अगले इस टाइम में यहाँ आ गई, फिर यहाँ, इसका तो सारी उम्र ये ऐसे ही करता रहा। लुक, ऊपर नीचे, तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। ये सीक्वेंस क्या है? क्योंकि कोई आपको ऐसा बैरियर नहीं मिला, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिला।
हज करके बैरियर लगाते हैं हम, हज करके आ गए तो कुछ दिन बैरियर लगता है, फिर दोबारा वही, राइट। तो अगर तो आप बैरियर लगा लेते हैं और उसके बाद वो जो स्ट्रिप है, जो लाइन है, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाते हैं और आपकी सीक्वेंस जो है उसी के अलॉन्ग रहती है, तो फिर है कन्वर्जेंट, अदरवाइज क्या है, डाइवर्जेंट। इसका मतलब यस, हमारे पास इंटरेस्ट है सीक्वेंस में, है तो ये नंबर्स की स्टडी है और एक फंक्शन से कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्ड आ रही हैं। तो इसमें इंटरेस्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट ये है कि हम इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को चेक करना चाहते हैं। और बताइए कन्वर्जेंस क्या फ़ौरन ही पता चल जाएगी? फ़ौरन 10, 15, 20 साल में, 30 साल में पता चल जाएगी? नहीं। कन्वर्जेंस के लिए जो है वो हमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा एंड पे जाके, टेल्स की तरफ जाके देखना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट सीक्वेंस भी होते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस बेशक कन्वर्जेंट है पहले दिन से ही ठीक है आप, और सारी लाइफ उसी आइडियाज़ के ऊपर चल रही, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस एफ है। अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है, अगर मैं कहूँ कि मेरा फंक्शन जो है एफ एन इज इक्वल टू 5 है, अब F1 भी 5 है, A1 भी 5, A2 भी 5, A3 भी 5, तो देखिए ग्राफ क्या है। फिर सारी की सारी वैल्यूज जो हैं, अगर इसको मैं 5 की लाइन मानूं तो फिर मुझे किसी, इसका हम हमेशा ही ग्राफ ये है, राइट, इसी के ऊपर रहेंगे 5 की लाइन पे, नेचुरल नंबर 1, 2 सो ऑन, नेचुरल नंबर n, उसके बाद भी। तो कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो क्या है, वो कन्वर्जेंट है, राइट। तो इसमें हमारा अब इंटरेस्ट क्या हुआ है, हमने क्या सीखा कि हमें ये देखना है कि क्या हमारा कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या कि डाइवर्जेंट है, क्या वो ख़ास नेचुरल नंबर के बाद किसी एक नंबर की तरफ कन्वर्ज करना शुरू कर देता है या कि ऊपर नीचे वो चलता रहता है। ऐसा नहीं, अगर तो ऐसा कोई नंबर मिल जाता है तो उसको हम एल कहते हैं और लिमिट कहते हैं। चलिए आइए इसी की डेफिनेशन करते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा। देखिए, a sequence AN is said to be convergent if for epsilon positive there exists a natural number capital N such that AN minus L, a sequence AN is said to be convergent, within bracket मैं लिख देता हूँ to a limit L if for epsilon positive there exists a natural number N such that AN minus less than epsilon whenever n greater than equal to capital N। जब भी आप उस बैरियर से आगे जाएंगे तो L के साथ उसका जो डिस्टेंस है वो एक बहुत छोटे नंबर से भी छोटा हो जाता है, इसका मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है, इसका मतलब अगला पॉइंट बिल्कुल उसके साथ ही है। देखिए, पहले तो आप ये डिस्टेंस को स्टडी कर लें कि डिस्टेंस क्या है। थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस के बारे में बात करनी है। ये 1 है, ये फर्ज करें m है, ये लेट्स से n है, तो m के ऊपर वैल्यू जो है ये वैल्यू है, इस वैल्यू को am बोलते हैं, और n के ऊपर वैल्यू ये है, इस वैल्यू को, इतने डिस्टेंस को an बोलेंगे, इसको an बोलेंगे, इसको am बोलेंगे, और am माइनस an ये है, this one is am minus an। जाहिर सी बात है बड़ी में से इस छोटी को, इतनी वाली को निकाल दे, बाकी ये रह गया, ये है am माइनस। अब आइए लिमिट की तरफ, इसको मैं अगर L मान लूं, राइट, ठीक है, इसको खोल लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। आप देखिए, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें
इसका मतलब ये है माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ई एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। एल को ऐड कर लें, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ई एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इसका मतलब ये है कि ई एन बिलोंग करेगा एल माइनस एप्सिलॉन को और एल प्लस एप्सिलॉन को व्हेन एवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। दिस राइट जी। एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन बनाइए। अब आइए, ये है मेरा एल और एल प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो ये होगी एल प्लस एप्सिलॉन की लाइन। ये सबको पता होगा कि अगर ये ए की लाइन हो तो ये ए प्लस वन की लाइन हो जाएगी, यानी कि ए प्लस वन ऊपर। इस तरह से ये ए प्लस थ्री की लाइन है और ये लाइन ए प्लस एप्सिलॉन की है, बिल्कुल उसी अंदाज से एल प्लस एप्सिलॉन। ये एल है, ये बेसिकली बहुत करीब है, ये लाइन के ऊपर ही लाइन है। मैंने जरा माइक्रोस्कोपिंग करके थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दिया। और एल माइनस एप्सिलॉन, ये लाइन ये है, दिस इज एल माइनस एप्सिलॉन। और ये कोई नेचुरल नंबर है, से इट्स योर नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो मैंने आपको स्टेप बनाई है, ये स्टेप बहुत छोटी है। ये ऐसे है, ये एल है, ये एल प्लस एप्सिलॉन है, ये एल माइनस एप्सिलॉन है, एंड दिस इज योर नेचुरल नंबर एन। अब ये सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। कभी आई भी है इस पे, ये आई भी है, यहाँ भी है, ये चल रही है। तो वो कहता है जब n नेचुरल नंबर इस n से, अगर कोई आपको ऐसा बैरियर n मिल जाता है, जब भी उससे आगे सीक्वेंस को स्टडी करें तो सीक्वेंस इस स्टेप के अंदर ही रहे, यानी कि ये देखें। लेकिन जब यहां से आगे नेचुरल नंबर के बाद आप सीक्वेंस इसके अंदर ही रहे। और ये डिस्टेंस, जाहिर सी बात है, दिस डिस्टेंस, ये आपका क्या है, ये टर्म जो है आपकी, अगर ये टर्म है तो ये टर्म आपकी क्या है, ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, और ये टर्म आपकी क्या है, ए एन, और यहाँ तक, ठीक है कि ये दिस इज एप्सिलॉन, और यहाँ तक ये टर्म एल है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ दोबारा, देखिए ज़रा गौर कीजिए, इसको समझिए, डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी एल है, इसका मतलब ये आपका नेचुरल नंबर एन है, और ये आपका स्ट्रिप है। मैं थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये आपकी स्ट्रिप है, ये एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन। अब यहाँ कोई पॉइंट है तो यहाँ से ये डिस्टेंस एल है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है, और एन कोई पॉइंट है जो कि इससे बड़ा लिया है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये एल है, राइट। और ए एन के ऊपर सीक्वेंस फर्ज करें ये है सीक्वेंस, ये ओके। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस ए एन हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है, ये एल है, क्योंकि एल की लाइन है। तो अब ए एन माइनस एल देखें, ये टोटल ए एन है, उसमें से एल निकालिए तो ये इतना रह जाएगा, या उससे भी कम। अगर यहाँ आ जाए, दोबारा देखिए, अगर मैं थोड़ा सा और मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, शायद आपको देखने में आसानी रहे। अब मैं ये माइक्रोस्कोपिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि वो बहुत छोटा है, लाइक दिस है, लेकिन मैं आपको बड़ा करके दिखाने लगा हूँ। ये एल प्लस एप्सिलॉन, ये एल माइनस एप्सिलॉन, ये आपका कोई एन है, और एन के ऊपर वैल्यू इतनी आई है, ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज ए एन, और ये हमने बैरियर लगा दिया एन, और ये इतना डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस क्या है, एल। अब ए एन माइनस एल, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा इतना सा, दिस डिस्टेंस इज
दिस डिस्टेंस इज ए एन माइनस एल मॉड, ये वाला, क्योंकि यहां से यहां तक एल है, ये एल की लाइन है, ये एल की लाइन है, और यहां से यहां तक ए एन है, और ये जो डिस्टेंस है ये ए एन माइनस एल है, और ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, ये टोटल डिस्टेंस एप्सिलॉन है, ज़्यादा ये डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन से छोटा है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। लुक एट दिस। अब इसको दोबारा हम एम्फेसाइज करते हैं। दोबारा हम कैसे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये आपकी L है, ये L प्लस एप्सिलॉन है, ये L माइनस एप्सिलॉन है, ये तकरीबन यही लाइन है, और ये आपका हो गया जी कैपिटल M और ये स्मॉल m, राइट। अब सीक्वेंस चल रहा है जैसे भी, ठीक है, लेकिन जब n से आगे आएगा तो फिर इस स्टेप के अंदर आएगा। तो आप देखिए कैसे, जब स्टेप के अंदर आएगा, स्टेप इज वेरी स्मॉल, सिंस एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस स्टेप इज वेरी वेरी स्मॉल, देखने में आपको लाइन ही नजर आएगी, आइडेंटिकल टू लाइन। इसका तो आपका सीक्वेंस ये चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर ए एन माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, व्हेन एवर n ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि n के बाद, इस बैरियर के बाद अगर किसी नंबर पे n पे m पे t पे किसी नंबर पे वैल्यू देखे सीक्वेंस की, तो वो स्टेप के अंदर ही पड़ी हो। इसका मतलब क्या है कि इस नेचुरल नंबर के बाद हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। और याद रखिए, अगर नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाता है, ठीक है, कि उसके बाद सीक्वेंस चलना शुरू हो जाए, तो वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। मतलब अगर तौबा करता है और सीधे रास्ते पे आ जाता है, तो फिर उसको पिछली टर्म्स जो हैं उनकी माफ़ी है, उसकी कन्वर्जेंस के लिए पिछले टर्म्स की बात नहीं करेंगे। कन्वर्जेंस इज कैन बी चेक्ड ऑन द टेल एंड से। हाँ, एक आइडिया है कि सीक्वेंस जो है, आप देखिए सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा था, चलते चलते यहाँ आया, यहाँ पहुँच गया, बंदा जो है चलते चलते यहाँ पहुँचा इसके ऊपर, अब आगे चला नहीं है, आगे टर्म्स नहीं है हमारे पास सीक्वेंस की, या ऐसे पिछले सीक्वेंस डाइवर्जेंट था सारा, ठीक है, कभी लाइन पे आया कभी नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, ठीक है, डाइवर्जेंट था। लेकिन जब यहाँ पे आया, उसके आगे आपको आइडिया नहीं है कि आगे क्या बना। मसलन बंदा मरने से कुछ लम्हे पहले सच्ची तौबा की और डेथ हो गई, तो फिर मैथमेटिक्स नहीं बताता कि क्या वो कन्वर्जेंट हो गया कि नहीं हुआ। सिमिलरली अगर सीक्वेंस की आप अगली टर्म ही नहीं, आपको आइडिया नहीं है, यानी कि टेल उसके बाद जो नेचुरल नंबर के बाद असल में जो आपने स्टडी करनी थी, नेचुरल नंबर पे टेल पे वहाँ पहुँच गया, उसके बाद तो आपने देखा ही नहीं, सीक्वेंस चला ही नहीं आगे, राइट। तो वी हैव नो आइडिया अबाउट इट्स कन्वर्जेंस। इसका मतलब है कि कन्वर्जेंस के लिए देयर मस्ट बी सम नेचुरल नंबर, देयर मस्ट बी सम बैरियर, दैट आफ्टर दैट बैरियर द ग्राफ शुड बी आइडेंटिकल, जो उसकी जो टर्म्स हैं शुड बी आइडेंटिकल, वो एक जैसी आनी चाहिए, ठीक है। तो तब हम कहते हैं हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट। याद रखिए, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो उसको डाइवर्जेंट माना जाएगा, वो खा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही आइडिया है, इधर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और इट इज़ डाइवर्जेंट, और जो कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट है। ओके, चलिए अब इसको देखिए। कोई एग्जांपल देखिए, यानी कि 1/n की अगर हम सीक्वेंस ले लें, an इज इक्वल टू 1/n, तो देखिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो ऑन, चलते चलते दिस इज 1000, चलिए 1,00,000, सो ऑन चलता जा रहा है। तो 1 पे वैल्यू 1, 1/2, 1/3, चलते चलते यहाँ जो है 0.00 तकरीबन यहाँ आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे पहुँच गए। अब मुझे बताइए सीक्वेंस जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करने हैं, नेचुरल नंबर्स, वो तो ख़त्म ही नहीं होते, चलते जा रहे हैं, और सीक्वेंस आप यहाँ पे पहुँच गए आपका, और नेगेटिव नंबर आंसर आ नहीं सकता कि लाइन से नीचे चले जाए। तो बताइए फिर सीक्वेंस आगे कैसे चलेगा, आगे सीक्वेंस फिर ऐसे ही चलेगा।
इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और चूंकि ये जीरो की लाइन है तो जीरो को पहुंच गया है, अगर दिस सीक्वेंस, इसका मतलब है अगर दिस सीक्वेंस टेंड्स टू जीरो। अब ये अंडरस्टूड है कि सीक्वेंस की जो स्टडी है वो टेल के ऊपर करते हैं, लिहाजा जब सीक्वेंस की लिमिट निकाली जाएगी तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाली जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो आप कहते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये इसलिए क्या नेचुरल नंबर है और ये फंक्शन है, सीक्वेंस एक फंक्शन है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर टू टेंड्स टू इन्फिनिटी या ख़त्म ही नहीं होते। लिहाजा जब सीक्वेंस की लिमिट या उसकी कन्वर्जेंस की बात की जाएगी तो हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात की जाएगी, टू एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट दैट इट्स डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो 1/n और यू नो दिस इज जीरो। इसका मतलब ये है कि इस जीरो को आप l मान लें, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस जो है वो जीरो को कन्वर्ज करता है। आइए अब हम अपने तरीके से कैलकुलेट करते हैं जो हमने बनाया है, कि अगर आप इसके लिए कोई एप्सिलॉन ले लें और नेचुरल नंबर n चूज़ कर लें तो तब भी आप इस सीक्वेंस की बात कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, और हम अपने प्रॉपर डेफिनेशन से भी इसको कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए आपने साबित करना है, प्रूव करें कि 1/n टेंड्स टू जीरो, यानी कि हमने ऑलरेडी जो है ज़ीरो आपको दे दिया। और वैसे भी ये जो एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है an माइनस, ये देखिए an माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन, भाई ये एक सॉफ्टवेयर है जो चेक करता है, इसके लिए यहाँ पे l होना ज़रूरी है, तो l होगा तो चेक करेंगे, ये चेक करेगा वैसे कि ये जो आपका l है जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ये सीक्वेंस की लिमिट है, वेदर ये इसकी लिमिट है या नहीं है। तो अगर तो ये इसको फॉलो करेगा whenever n greater than equal to n, कि आपको कोई नेचुरल नंबर मिलेगा और आप उससे बाद में देखेंगे तो ये an माइनस एल ये डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन से समान हो जाएगा। तो अगर ये हो जाए तो हम कहते हैं ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जिंग टू एल है। लिहाजा ये एक सस्पेक्टेड लिमिट को टेस्ट करने का तरीका है, ये एक सॉफ्टवेयर है, राइट। इसको लगा के आप लिमिट नहीं निकाल सकते, लिहाजा लिमिट निकालने के लिए लिमिट के रूल लगाने पड़ेंगे जो कि आपने एफएससी और बीएससी में पढ़े थे, ठीक है। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए वही रूल्स हैं जो लिमिट निकालने के लिए रूल्स हैं, ठीक है। जबकि ये जो डेफिनेशन है ये एक जो आपकी सस्पेक्टेड लिमिट है जो आपने निकाली हुई है उसको हम वेरीफाई करेंगे और बताएंगे इस विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन कि वाकई ये लिमिट है या नहीं है। तो लिहाजा हमने साबित करना है कि 1/0 को कन्वर्ज करता है। तो आप फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज नेचुरल नंबर n, यहाँ पे आप इसको रोक दीजिए कि आगे जो रिलेशन आपका यूज़ करना है वो यहाँ सपोज कर लेंगे कि आप देखिए 1/n माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 1/n, इसको कर देते हैं लेस देन 1/n, ठीक है। तो क्योंकि आपका n ग्रेटर देन n है और जब n ग्रेटर देन n है तो 1/n जो है वो लेस देन 1/n हो जाएगा, और 1/n को आप लेस देन एप्सिलॉन करना चाहते हैं तो चूज n such that 1/n is less than epsilon, is less than epsilon, यानी कि आपने एप्सिलॉन जो है n इतना लार्ज ले लिया है कि जो आपका प्री असाइंड एप्सिलॉन जो कि आपने वेरी वेरी स्मॉल लिया था, आपने कैपिटल n इतना लार्ज लिया है कि 1/n जो है वो उससे छोटा हो गया, 1/n उससे छोटा हो गया। तो ये आइडिया है कि आप इसको 1/n माइनस 0 इज इक्वल टू 1/n, दिस इज लेस देन 1 इफ n ग्रेटर देन, क्योंकि आपने n जो है वो बैरियर लिया है और n उससे बड़ा है, अगर n उससे बड़ा है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/n ग्रेटर देन 1/n जो है वो ग्रेटर देन 1/n हो जाएगा, और 1/n जो है इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ये वैसे भी आर्किमिडीज प्रॉपर्टी से प्रूव हो जाएगा कि ये नेचुरल नंबर है, एप्सिलॉन पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव हो, हमने क्या कहा था कि अगर x पॉजिटिव हो तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट nx ग्रेटर देन y, और y को अगर 1 ले लें, ठीक है, तो ये बन जाएगा n, ये देखिए n एप्सिलॉन, n पॉजिटिव है, x को एप्सिलॉन ले लें तो n एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, लुक। तो ये भी प्रूव भी किया जा सकता है, दिस इज ड्यू टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, दिस वन इज क्लियरली सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वी कैन स्पीक अबाउट दिस, ओके। सो हमने ये प्रूव कर दिया whenever n greater than n, this means that this sequence is convergent and converging to 0। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं और आज का लेक्चर जो है इधर ही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा रेस करूँगा।
एक और एग्जांपल देखिए जी कि अगर ए एन ले लेते हैं 2 माइनस 1/2n 1/2n, तो जाहिर सी बात है जब आप यहाँ इन्फिनिटी लगाएंगे तो 2 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/infinity 0, इसकी लिमिट 2 आएगी। तो आपने प्रूव करना है, प्रूव n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 2। तो वही आइडिया, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज कैपिटल N सच दैट, ये तरह छोड़ दीजिए कि इफ n ग्रेटर देन n देन क्या है an माइनस l। व्हाट इज an? 2 minus 1/2n minus l, this is 2, this is 1/2n, this is 1 plus 1 power n। और यहाँ पे वो जो आपने एक प्रॉपर्टी जो थी उसका नाम क्या था जी? प्रॉपर्टी का नाम था जी बर्नौलीज इनक्वालिटी। बर्नौली इनक्वालिटी वो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज लेस देन 1/n plus 1। बर्नौली इनक्वालिटी इस किस्म की 1 plus nx पावर ठीक है k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 plus kx, कोई इस किस्म की थी, याद करें। तो ये n है तो ये n plus 1 हो जाएगा, और 1/n plus 1 यू नो दिस इज लेस देन 1/n, this is less than 1 over capital N, this is less than epsilon, such that 1/n is less than epsilon. You have filled, so that is an minus l, an minus 2 is less than epsilon whenever n greater than n. See, we have proved. You can enjoy the definition, it's very simple. So let's solve another example. एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर ए एन आपके पास है अगर ए एन जो है आप ये ले लेते हैं 2n² plus 1 over n² plus 3n, n² plus 3n, और इसकी लिमिट वैसे तो आपको निकालनी आती है। इसकी लिमिट क्या होगी कि आप इसको कर लेना जी n² पे डिवाइड कर दें तो ये 2 plus 1/n², और इधर ये 1 plus 3/n आप FSE में करते थे, ये भी 0 ये भी 0, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो प्रूफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an is equal to 2। Again use the definition for epsilon positive we choose capital N such that, ये फिलिंग बाद में कर लेंगे कि 1/n क्या है, such that 1/n is if n greater than n, then देखिए an minus 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ जाता है 6n minus 1 over n² plus 3n, n² plus 3n। अगर ऊपर से -1 छोड़ दें, नीचे से 3n छोड़ दें, तो आप देखेंगे ये लेस देन हो जाएगा 6n over n²। ये बड़ा सिंपल है, ऊपर से छोड़ने से नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है, और नीचे चूँकि बड़ा है, नीचे बड़े से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो नीचे वाले छोड़ने से नंबर बड़ा हो जाता है, यानी कि ये छोड़ेंगे तो तब भी ये नंबर उससे बड़ा होगा, और इसको छोड़ेंगे तब भी ये नंबर बड़ा। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस विच इज इक्वल टू 6/n। तो यहाँ 1/n जो है उसको क्या कहना चाहिए आप 6/n, तो दिस इज लेस देन 6/N, लेस देन 6/N, क्योंकि 1/n when n greater than n, जब ये n से बड़ा है तो दिस इम्प्लाई 1/n इज लेस देन 1/n। तो 6 तो उधर ही रखा। अब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका आपको अज्यूम करना चाहिए कि 6/n लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 6, इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 6। देखिए मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन जो है ये आर्बिट्री, ये आपका प्री असाइंड होता है, लेवल ऑफ टॉलरेंस होता है, आपने पहले से डिसाइड करना है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, लिहाजा इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। यू कैन एंजॉय दिस प्रॉपर्टी, राइट, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, सो डैट
we can show an minus L is lesser than epsilon whenever you know n greater than capital N. So what you have done, an minus 2 mod is less than epsilon whenever n greater than n. What does it mean? That the limit of an is 2. Yes. इस तरह से और भी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं. आप कोई BSc लेवल की जो बुक्स हैं या कैलकुलस की जो बुक्स हैं, बहुत सी बुक्स जो हैं लाइब्रेरी में होंगी, आप उनको प्लीज़ ज़रा विज़िट कीजिए और देखिए कि यहाँ पे जो सीक्वेंस के चैप्टर में वो सीक्वेंस की लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. चलिए जी, एक लास्ट थ्योरम, उसके बाद इसको एंड करते हैं. वो है कि लिमिट व्हेनेवर एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक. यानी कि एक सीक्वेंस जो है, देखिए एक सीक्वेंस दो को कन्वर्ज नहीं कर सकता. ये सीक्वेंस चल रहा है तो ये चलेगा, ये सीक्वेंस है, ऐसे नहीं हो सकता. यूं भी करें आप, कहें यूं भी करें, ये दिस इज नॉट द केस. या ये इधर को जाएगा या ये इधर को जाएगा. दादा ये दो लिमिट को सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर सकता. ठीक है, ये नहीं कह सकते आप कि आप ये वाले आइडियाज़ भी मान लेते हैं, ये भी आपकी कन्वर्जेंस है. और आप मसलन हम मज़हब की बात कर लेते हैं. अगर हम मज़हब की बात करेंगे तो आपको एक ही मज़हब के साथ स्टिकी होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो ही आपकी जो है लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाएगी, वो कन्वर्जेंस है. अगर ये भी है तो फिर जब इस वाले पे जाएंगे, इस वाले पे चलेंगे तो फिर इस वाले पे जाएंगे. मुझे इससे गर्ज नहीं है कि आप कौन है क्या है, लेकिन मुझे तो ये है कि आपकी कन्वर्जेंस जो है उसी के अलाउम फिर होनी चाहिए. ठीक है, अगर वहाँ भी है और यहाँ भी है तो फिर हम इसको कन्वर्जेंट नहीं कहते, हम कहते हैं ये डाइवर्जेंट है. ये सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट है. ये एम्फेसाइज करता है कॉन्सेप्ट को. सो दिस इज द थ्योरम कि लिमिट ऑफ sequence an whenever exist is always यूनिक. देखिए बड़ा आसान है. आप दो लिमिट्स ले लीजिए, मैं रफली प्रूव करूंगा, आप किसी भी किताब से इसका प्रूफ देख सकते हैं. रफली आइडिया आप दो एज्यूम कर लें. इफ़ पॉसिबल एल भी है और एल डैश भी है. ए एन सीक्वेंस है. अगर फर्ज करें ए एन सीक्वेंस है तो ए एन जब एल पे जाता है, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं. लेट विद इन ब्रैकेट लिखिए इफ पॉसिबल एल एंड एल डैश बी टू लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस ए एन. दो सीक्वेंस लिमिट्स हैं सीक्वेंस एन की. देन फॉर, फिर वो लिखते हैं, देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज n1 and n2 नेचुरल नंबर बिलोंग टू n. यानी कि पहली लिमिट के लिए कोई और नंबर है, दूसरी लिमिट के लिए कोई और नंबर है. ठीक है, चूज टू नंबर्स नेचुरल नंबर n1 and n2 such that an minus l. ठीक है जी, पहला आपने कौन सी, एक l और एक l डैश लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लिख लें. आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं. whenever n greater than n1. और दूसरा an minus l डैश mod is less than epsilon by 2 whenever n greater than n2. ठीक है, अब थोड़ी सी मार्कर जो है वो तंग कर रहे हैं. ओके, आपने देखिए इसका मतलब ये है कि एक आपका नंबर जो है वो यहाँ पे n1 है और n2 है. जो n1 के लिए काम कर रहा है ना सीक्वेंस, फर्ज करें ये आपकी l है तो n1 के लिए ये देखिए इस पे आ गया, वो n2 के लिए लाजमी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जब n2 उससे बड़ा है. लिहाजा हम इन दोनों का मैक्स जो है उसके बाद की बात कर लेते हैं ताकि हमें एम्बिग्यूटी ना रहे कि n1 और n2 है. क्योंकि जो n1 जो है यहाँ से चल रहा है और n1 की जो एलिमेंट्स है वो n2 को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहे हैं. उसके बाद भी n2 के बाद भी जो है इसी स्टेप के ऊपर रहेंगे. दैट्स वाई फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस यू कैन चूज. नाउ इफ n is greater than maximum of n1 n2 then, ठीक है, इसका तो ये बात फिर
n ग्रेटर देन n1 के लिए, n के लिए भी ट्रू है। ये दोनों बातें जो है बजाय के ये दो n1 n2 कहने की, अब ये दोनों जो है चूंकि आपने दोनों का मैक्स ले लिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कोई भी सीक्वेंस जो है अगर छोटे इसके लिए स्ट्रेट लाइन पे आ गया है तो उसके आगे जितने मर्जी नेचुरल नंबर ले लें उस पर भी स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। लिहाजा चूंकि आपने n जो है इन दोनों का मैक्स ले लिया है तो n के बाद वाले नंबर्स जो है वो सर्टनली इस बात को भी फॉलो करेंगे, इस बात को भी। तो आप कह सकते हैं कि देन an minus l mod is less than epsilon by 2 when n greater than n, and an minus l dash ये भी less than epsilon by 2 होगा when n greater than n. But then you know this is 0 less or equal to an minus, हाँ जी आप साबित क्या करना चाहते हैं, l minus l dash को बराबर करना चाहते हैं। But then l minus l dash ये कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस जो है वो या तो 0 है या ग्रेटर देन 0 है। बट दिस कैन एज a माइनस l प्लस an माइनस टाइम, आप इसको क्या करें, an माइनस an तो प्लस l यूँ लिख सकते हैं। यानी कि पहले मैंने इसमें an ऐड कर दिया, फिर इस सब an ऐड भी सेपरेट कट जाएगा तो बाकी l माइनस l डैश ही है। अब आप इसमें से माइनस कॉमन लें और वो प्रॉपर्टी लगा लें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, दिस इज इक्वल टू an माइनस l डैश और माइनस कॉमन ले लें an माइनस l, दिस इज लेसर इक्वल टू, अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी an माइनस l डैश प्लस an माइनस l, राइट। तो अब देखिए ये दोनों जो हैं दिस इज लेस देन, ये क्या है एप्सिलॉन बाय 2 प्लस ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, कब वाला, वेन एवर n ग्रेटर देन n। सो r 0 लेस देन इक्वल टू l माइनस l डैश लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n ग्रेटर देन n। तो आप मुझे ये बताइए, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर, आपने ये पढ़ी थी कि अगर प्रॉपर्टी कौन सी थी, चैप्टर 1 उसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ईच एप्सिलॉन देन a इज इक्वल टू 0। अब चूंकि l माइनस ये a बन गया और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी था तो ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी इसका मतलब ये है कि यही 0 है। तो यहाँ आप लिखिए एक लाइन सिर्फ, सिंस एप्सिलॉन वाज आर्बिट्रेरी सो वी हैव व्हाट l minus l dash is equal to 0 if and only if l is equal to l dash, and this complete the proof. This means that limit of a sequence whenever exist is always unique. ले जी आज हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन बना ली है, उसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बना ली है। नेक्स्ट अब इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।